स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद एवं शासकीय स्नातकोत्तर शासकीय स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय महासमुंद छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य उच्च शिक्षा में डिजिटल नवाचार और पुस्तकालय सेवाओं को नई दिशा प्रदान करना है। आज पहले दिन अर्थात 30 अक्टूबर 2025 को वेबिनार का जो विषय हमने रखा है, एनडीएलआई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की प्रायोगिक जानकारी, जिसमें आज हमारे बीच हमारे कीनोट स्पीकर के रूप में श्री अजय कुमार श्रीवास जी, लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन, शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, एनडीएलआई के उपयोग, इनकी शैक्षणिक उपयोगिता एवं डिजिटल संसाधनों तक पहुंच के नवाचारों पर अपना मार्गदर्शन हम सभी को देंगे। इस वेबिनार का जो दूसरा दिवस रहेगा, जो कल 31 अक्टूबर को, उसमें विषय रहेगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल है। इस सत्र में भी हमारे महाविद्यालय के मुख्य ग्रंथपाल श्री अजय कुमार श्रीवास अपने अनुभव हम सभी से साझा करेंगे कि कैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से देश भर के विद्यार्थी एक ही मंच से उच्च स्तरीय संसाधनों का समान रूप से पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। हम हमारे सभी सम्मानित संस्थानों की आईक्यूएसी टीम, संयोजकों एवं तकनीकी सहभागियों का भी हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करेंगे, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं अंत में सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि वे दोनों सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेकर इस ज्ञानवर्धक आयोजन को सफल बनाएंगे। आइए आज के इस वेबिनार में जो हमारे शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शीलभद्र कुमार सर हैं, वे इस 2 दिवस वेबिनार के मुख्य कन्वीनर हैं और आज उनकी अनुपस्थिति में आज के संयोजक का दायित्व हमारे महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश पटेल सर, विभागाध्यक्ष भूगोल, निर्वहन करेंगे। और आज मैं इन शब्दों के साथ आज हमारे वेबिनार के प्रथम दिवस की मुख्य अध्यक्षता कर रही हम सभी की प्रेरणा स्रोत ममतामयी प्राचार्य महोदया और स्नेहमयी डॉक्टर प्रोफेसर अनुसुईया अग्रवाल मैडम का मैं इन शब्दों के साथ अभिवादन, वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगा कि ये हुनर, ये रहनुमाई, ये सादगी की कैफियत नहीं देखी, ये सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में मैं, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। प्रोफेसर डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल मैडम, जो आज हिंदी साहित्य और शैक्षणिक जगत में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सभी से जरूर साझा करना चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर अनुसुईया हिंदी साहित्य जगत की एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, लेखिका, शोधकर्ता एवं वर्तमान में स्वामी आत्मानंद शासकीय आदर्श महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में पदस्थ भी हैं। आपका जन्म 5 अक्टूबर 1962 को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुआ था। आप महासमुंद जिले की उच्च शिक्षा डी.लिट प्राप्त एकमात्र नारी शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता एमए, पीएचडी, डी.लिट इन हिंदी लिटरेचर है। विगत 4 दशकों में समृद्ध शैक्षणिक अनुभव के साथ मैम आपने हिंदी साहित्य, लोक साहित्य, बाल साहित्य, नारी विमर्श तथा छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय अमूल्य योगदान पूरे समाज में दिया है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी माननीय डॉक्टर अग्रवाल की 14 से अधिक मौलिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ लोकोक्तियां और जनजीवन, छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार और कथा कहानी, हिंदी लोक साहित्य, सिद्धांत और विकास आदि प्रमुख हैं। आपने
देश विदेश के अनेक शोध सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा लगभग 60 से अधिक शोध आलेख प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में मैम आपके प्रकाशित हुए हैं। यह भी बताना चाहूंगा मैं आपको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य सरकार के राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय राष्ट्रीय हिंदी सेवी सम्मान, लोक रत्न, रत्न पुरस्कार और महानदी साहित्य सम्मान आदि प्रमुख हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में आपकी कविताएं और वार्ताएं निरंतर प्रसारित होते रहती है और हम सभी उसका श्रवण करते रहते हैं और आपके मार्गदर्शन और उल्लेखनीय उद्बोधनों से हम अपने ज्ञान को और परिष्कृत करते रहते हैं। वर्तमान में मैम आप, जैसा मैंने पहले कहा, कि स्वामी आत्मानंद शास्त्री अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय महासमुंद के प्राचार्य हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने हिंदी भाषा, साहित्य एवं लोक संस्कृति के संवर्धन में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। आज के इस वेबिनार में आपकी अध्यक्षता, आपका मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा से हम सभी अभिभूत और गौरवान्वित हैं। मैं आपका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत, सम्मान, अभिनंदन और मेरा प्रणाम करता हूं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया श्री मनोज। थैंक यू। आइए साथियों, इसके बाद इस वेबिनार में जो आज के हमारे जो प्रमुख शोधकर्ता प्रोफेसर श्री अजय कुमार श्रीवास जी हैं, उनको आमंत्रित करने से पहले मैं आज के इस वेबिनार में प्राचार्य के आशीर्वचन के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश पटेल सर को। वे आए और अपने आशीर्वचन से जो है हमें आज के वेबिनार का शुभारंभ करें। प्रोफेसर ओम प्रकाश पटेल सर। धन्यवाद सर। शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद, शासकीय पीजी कॉलेज महासमुंद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय आदर्श महाविद्यालय महासमुंद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार के प्रथम दिवस में अध्यक्षता कर रही स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय के प्राचार्य सम्माननीय डीलिट प्रोफेसर अनसुईया अग्रवाल में, तीनों महाविद्यालय के IQAC के इंचार्ज, हमारे की नोट स्पीकर सम्मानित श्री अजय श्रीवास जी, सभी एकेडमियंस, प्रोफेसर्स, सहायक प्राध्यापक, सभी शोधकर्ताएं, सभी छात्राएं, इस वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2 दिनों में अलग अलग थीमों पर कीनोट स्पीकर के द्वारा हमें जानकारी दी जाएगी। आज प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के संदर्भ में जानकारी हम सभी को प्रदान की जाएगी। हम सभी एकेडमियंस के लिए, शोधकर्ताओं के लिए और सभी छात्राओं के लिए ये कितनी उपयोगी साबित होगी, ये आज कीनोट स्पीकर के माध्यम से हम जानेंगे और हम सभी जो है उसको शैक्षणिक कार्यों में, शोध के कार्यों में और हमारे अन्य जो भी जरूरत की जो चीजें हैं उसमें हम इसका कैसा उपयोग करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल जानकारी जो है आज के कीनोट स्पीकर श्री श्रीवास जी के द्वारा दिया जाएगा। तो इस वेबिनार में उपस्थित मैं सभी लोगों का, सभी सम्माननीय अतिथि गणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं कि ये आज का हमारा वेबिनार जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और आगे चल करके इससे जो भी जानकारी हमको मिलेगी उसका हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर ओम प्रकाश पटेल सर। और आइए आज अब मैं ससम्मान मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज 30 अक्टूबर के वेबिनार के प्रथम दिवस पर प्रेरणा शोध माननीय श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल मैडम को। वे मैम आप आइए और आज के
प्राचार्य के आशीर्वचन के रूप में हम सबको अपने उद्बोधनों से अभिप्रेत और मार्गदर्शन करेंगे। आइए सादर मैम। पुनः धन्यवाद श्री मनोज शर्मा जी। ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में नहीं मनुज लाया है, ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में नहीं मनुज लाया है, अपना सुख तो उसने अपनी शिक्षा से पाया है। आभासी पटल पर उपस्थित शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद के प्राचार्य श्रीमती करुणा दुबे मैम, माता कर्मा कन्या महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य के रूप में उपस्थित श्री ओम प्रकाश जी, तीनों ही संस्थाओं के IQ AC इंचार्ज श्री तरुण बांधी जी, डॉक्टर मालती तिवारी जी और श्री मनोज शर्मा जी। मैं ठीक हूँ मनोज शर्मा जी? माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, उपस्थित सभी शोधार्थीगण, विद्यार्थीगण और जिज्ञासुगण, प्राध्यापकगण, सहायक प्राध्यापकगण, इस आभासी पटल पर यह जो 2 दिवसीय आयोजन श्री श्रीवास जी के पहल पर किया जा रहा है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय महासमुंद के प्राचार्य उन्हें हार्दिक साधुवाद देती हूँ। साथियों, रास्ते पर चलना तो बहुत ही आसान है, किंतु रास्ता बनाने की पहल करना बहुत कठिन है। श्रीवास जी ने और माता कर्मा कन्या महाविद्यालय ने इस आयोजन की पहल की, निश्चित रूप से वे प्रशंसा के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मैं उन सबको जो इस आभासी पटल पर अभी जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इतने ही महत्वपूर्ण और जीवंत ज्वलंत विषय पर आयोजित इस वर्कशॉप में उन लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। निश्चित रूप से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया ग्रंथालय के बहुत से तकनीकों और बेहतर कुशल सेवाओं के विषय में हम सबको अच्छी जानकारी प्रदान कर सकता है, पारंपरिक पुस्तकालयों के कार्यों को आधुनिक बना सकता है और इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, ई बुक्स, AI और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकें जो शामिल हैं, वो उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण में निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, आप सभी जानते हैं, जुड़े हुए हैं लाइब्रेरी से, कि यह एक आभासी और मुक्त भंडार है जो छात्रों, शोधकर्ताओं और आजीवन शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने की दिशा और मार्ग तय करता है। इसे एकल विंडो भी कहा जाता है साथियों, जो विभिन्न विषयों, विभिन्न भाषाओं में लाखों पुस्तकें, लेख, वीडियोस और अन्य शिक्षण सामग्री एक ही जगह एकीकृत कर हम सबको उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य बहुत विस्तार के साथ श्रीवास जी बताएंगे। मैं तो यह बस कहना चाहूंगी कि देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है और यह सभी के लिए मुफ्त और खुला हुआ है। एक ही विंडो पर समावेशी तरीके से शिक्षण संसाधन प्रदान करने वाला यह जो NDLI है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन फॉर EICT इन एजुकेशन के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा प्रबंधित है, जो भारत और विदेश के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों को सामग्री प्रदान करता है और वहां से सामग्री एकत्रित करता है। खूबी यह है कि इसे इंटरनेट से जुड़े किसी भी उपकरण पर 24/7 एक्सेस किया जा सकता है, लिहाजा दूरस्थ छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता जैसे कौशल
विकसित करने में भी यह मदद करेगा। संस्थानों के लिए यह जो NDLI क्लब है उसकी स्थापना करने की पहल भी करेगा, जो कैरियर विकास पर केंद्रित है। सभी उम्र और सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सभी भाषाओं में यह सामग्री उपलब्ध कराएगा। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ श्रीवास जी की, जो प्रमुख वक्ता के रूप में 2 दिन तक के हमें इस विषय पर लाभान्वित करेंगे और इसके उपयोग के तरीकों के बारे में, इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको वो हमारे साथ साझा करेंगे। मैं प्राचार्य के रूप में नहीं, एक अच्छे श्रोता के रूप में उन्हें हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ श्री मनोज शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही आकर्षक ढंग से और बहुत ही खूबसूरत ढंग से मुझे आमंत्रित किया। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ कि घर आकर फिर किसी टूटते सितारे से यह दुआ मांगेंगे, घर आकर फिर किसी टूटते सितारे से यह दुआ मांगेंगे, साथ आपके चलने की एक और नई सुबह मांगेंगे, साथ आपके चलने की एक और नई सुबह मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मैम। यह बड़ी सोच, यह बड़ी दूरदृष्टि, यह ऊर्जा यदि हमें भी मिल जाए तो हम सबके जीवन में भी आशा में खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव, श्रद्धा सुमन, भाव सुमन हम आपको सादर अर्पित करते हैं मैम, हम आपको सादर अर्पित करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके आशीर्वचन के लिए। मैं आज के इस वेबिनार में हम सबके जो जिले के अग्रणी महाविद्यालय की सम्मानीय प्राचार्य महोदया मैम, आदरणीय प्रोफेसर करुणा दुबे मैम का भी, और उनके साथ शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय के समस्त सम्मानीय स्टाफगण, IQAC के कोऑर्डिनेटर और सभी टेक्निकल टीम का भी मैं इस वेबिनार पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन भी करना चाहूंगा मैं, क्योंकि जिनके सहयोग के बिना हम यह वेबिनार जो है कर ही नहीं पाते। और आइए मैम, आप सभी इस वेबिनार से जुड़े सभी प्रतिभागियों का मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस वेबिनार के जो हमारे प्रमुख कीनोट स्पीकर हैं, शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय के श्री अजय कुमार श्रीवास जी, मुख्य ग्रंथालय और लाइब्रेरियन, और इस संपूर्ण वेबिनार जिनके मार्गदर्शन और निर्देशन में इस महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अरविंद साहू, जिनके सतत मार्गदर्शन और निर्देशन में यह वेबिनार जो है हम संचालन करने में सफल हो पाए हैं। मैं आज के अगले कीनोट स्पीकर के रूप में श्री अजय कुमार श्रीवास सर को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा, लेकिन साथ ही उनका मैं इस वेबिनार से में जुड़े न केवल हमारे कॉलेज, न केवल इस जिले से संबंधित और शासकीय महाविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय में सम्मिलित हो रहे प्रतिभागियों का और राज्य से बाहर से भी जुड़े सभी सम्मानित प्रतिभागियों को श्री अजय कुमार श्रीवास जी के जीवन परिचय के रूप में उनके संक्षिप्त परिचय कराने का मैं दुस्साहस करना चाहूंगा इन शब्दों के साथ कि इत्र से तो कपड़े सभी महका लेते हैं, इत्र से तो कपड़े सभी महका लेते हैं, आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है, आपके किरदार से भी खुशबू आती है। श्री अजय कुमार श्रीवास जी, जो आज के इस वेबिनार के हमारे मुख्य स्रोतकर्ता हैं, वर्तमान में शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं, कार्यरत हैं। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में 15 वर्षों का जो समृद्ध अनुभव रखते हुए उन्होंने शिक्षा, अनुसंधान और डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने 5 से अधिक पुस्तकों का भी लेखन कार्य संपादित किया है, जिनमें रोल ऑफ लाइब्रेरी इन वुमेन एम्पावरमेंट तथा AI
सक्षम लाइब्रेरी विशेष रूप से प्रशंसित है। श्री अजय कुमार श्रीवास जी को 4 अंतरराष्ट्रीय डिजाइन पेटेंट भी प्राप्त हैं, जो काफी हमारे इस महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है, जिनमें प्रमुख रूप से AI पावर्ड लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिवाइस और गूगल फॉर बुक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रमुख है। उन्होंने कई राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप और वेबिनारों में सक्रिय भागीदारी भी की है तथा 2 बार फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कीनोट स्पीकर के रूप में अपना विशेषज्ञ व्याख्यान वक्तव्य प्रदान किया है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी और श्री अजय कुमार श्रीवास जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और डिजिटल शिक्षण के क्षेत्र में भी उनकी गहरी रुचि और नवाचार पूर्ण दृष्टिकोण उन्हें एक प्रेरणादायी पुस्तकालय अध्यक्ष, ग्रंथपाल, शिक्षक और शोधकर्ता बनाते हैं। शिक्षा के डिजिटलीकरण और पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री अजय कुमार श्रीवास जी आज के इस वेबिनार के कीनोट स्पीकर के रूप में आप और हम सब के साथ जो वेबिनार का थीम है, स्कोप ऑफ NDLI एंड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ई रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन, इसके प्रथम दिवस पर हम सब के बीच में अब NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया के संबंध में हम सबसे अपना ज्ञान, अपना उद्बोधन हम सबसे शेयर करेंगे। मैं ससम्मान आज के इस वेबिनार में उनको सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए। मैं चाहूंगा एक बार श्री अजय कुमार श्रीवास जी के लिए हम सभी इस आभासी वर्चुअल पटल पर तालियां से उनका स्वागत करें। उनको मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। तो श्री अजय कुमार श्रीवास जी, थैंक यू। धन्यवाद शर्मा सर। मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रथम दिवस में जो आज का विषय है NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की प्रायोगिक जानकारी PPT के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और अपना PPT प्रस्तुति से पहले मैं इस कार्यक्रम में जुड़े तीनों महाविद्यालय के प्राचार्य को अपना नमन करते हुए, साथ ही इस वेबिनार में जुड़े सभी मेरे बड़े अनुभवी सहायक प्राध्यापक, टीचिंग, नॉन टीचिंग सबको नमन करता हूं। और विशेषकर इस कार्यक्रम में जुड़े न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित सारे विद्यार्थियों का मैं हृदय से स्वागत करते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत कह अपना यह कार्यक्रम PPT प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा इस PPT के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो ज़्यादातर बच्चे जो है अपने रिसोर्स मटेरियल, रिसोर्स कंटेंट के लिए अधिक परेशान मुझको दिख रहे थे। साथ ही हायर एजुकेशन के माध्यम से भी हमको यह पत्र प्राप्त हुआ कि हम NDLI और OFOS के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करें अपने महाविद्यालयों में, स्टाफ के लिए, शिक्षक के लिए, स्टूडेंट के लिए, जिनको भी ई रिसोर्सेज प्राप्त करने में दिक्कत जारी है, उन दिक्कतों को समाधान जो है हम NDLI और OFOS का उपयोग करते हुए प्रदान करें। और इसके लिए मुख्य दायित्व दिया गया है सभी महाविद्यालयों के ग्रंथपाल को। मैं इसकी प्रायोगिक जानकारी देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूँ आप सभी के सामने कि जब मैंने NDLI को उपयोग किया तो उपयोग करने से मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ, मैं वह अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और उस अनुभव में हो सकता है आपको ज़्यादा ज्ञान हो NDLI का, लेकिन मेरा उद्देश्य NDLI का जो PPT प्रस्तुत करना है उसका मुख्य फोकस जो है, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं NDLI न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, उन पर केंद्रित है। साथ ही सभी सहायक प्राध्यापकों से भी निवेदन है कि आप सभी 2 दिवस के जो कार्यक्रम है उसमें पूरा जुड़े और पूरा कार्यक्रम देखें, क्योंकि जो भी PPT मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आज और कल, वो PPT की हर एक स्लाइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए सीधा मैं PPT की प्रस्तुति पे आता हूँ।
सर एक बार थोड़ा सा कंफर्म करेंगे कि आप पीपीटी की स्लाइड दिख रही है आप सभी को पूरा? सर विजिबल सर। जी जी। ओके सर ना? मित्रों, जी जी मित्रों, एनडीएलआई की जो प्रायोगिक जानकारी में जो है, एनडीएलआई अक्सर में है क्या, क्यों है, किस लिए है, यह आप थोड़ा सा 5-6 स्लाइड में समझेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करते हुए हम प्रैक्टिकल जो उसकी प्रायोगिक जानकारी है उस पर आएंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। अपना प्रथम स्लाइड है, एनडीएलआई क्या है। एक्चुअल में एनडीएलआई नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की यह पहल है, जो कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT के तहत शिक्षा में नई संभावनाएं और बदलती शिक्षा पद्धति में बेहतर गुणवत्ता युक्त सामग्री सभी के लिए उपलब्ध हो सके, इस दिशा में किया गया एक अत्यंत ही सराहनीय प्रयास है, सराहनीय कार्य है। एनडीएलआई जो है, इसका विकास IIT खड़गपुर द्वारा किया गया है। इस परियोजना का वित्त पोषण और प्रबंधन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एनडीएलआई और OMOS सर्विस जो है अभी सारे स्टाफ, स्टूडेंट और जितने भी लर्नर है उनके लिए फ्री है, लेकिन फ्री कर देने से क्या है, लोग इसके महत्व को समझते नहीं हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया है और वो सारे पैसों का वह जो है भारत सरकार कर रही है। और आप सभी को पता है, भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी राशि वहन करती है वो सभी राशि हम सभी का ही योगदान से योगदान सभी उस राशि में हम सभी का योगदान रहता है। तो इसे आप फ्री न समझे, इसके पीछे बहुत अधिक पैसा खर्चा किया गया है। यह सुविधा आप लोगों के लिए फ्री है। तीसरा है, यह एक ऑनलाइन डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें आपको ई पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल, वीडियो लेक्चर, थीसिस आदि उपलब्ध होंगे। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 24/7 निःशुल्क उपलब्ध है आपके लिए, बस आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पांचवा, एनडीएलआई में लगभग 9.8 करोड़ से अधिक संसाधन और कई भारतीय भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी में, मैं आस पास या स्टेट में या इंडिया में ऐसा लाइब्रेरी फिजिकली रूप से तो नहीं देखा हूँ जहाँ 9.8 करोड़ रिसोर्सेस आपको एक साथ मिल सके। नेक्स्ट, एनडीएलआई क्यों है। अभी मैंने बताया एनडीएलआई क्या है। एनडीएलआई, अब नेक्स्ट स्लाइड जो है मेरा है, वो एनडीएलआई क्यों। एक्चुअल में पहला जो है इसका पॉइंट है समान पहुंच, सभी के लिए शिक्षा और ज्ञान उपलब्ध हो सके, इसलिए एनडीएलआई को तैयार किया गया है। दूसरा, एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में यह हमारे सामने आता है। एकीकृत प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एनडीएलआई के माध्यम से छात्र, शिक्षक, शोधार्थी सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने रिसोर्स मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, सर हाँ सर, मैं हाँ थोड़ा सर, सा आपको डिस्कस करूंगा। जी सर जी, थोड़ा सा सेकंड स्लाइड आपकी विजिबल नहीं हो रही है, स्लाइड चेंज नहीं है। अच्छा, आप लोग को दिख रहा है बेटा सेकंड स्लाइड दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी केवल फर्स्ट स्लाइड एनडीएलआई क्या है यही विजिबल है। ओके ओके, मैं फिर से इसको शेयर करता हूँ। ओके, राइट सर। अब दिख रहा है सर? यस, ओके। ये थर्ड है सर, एनडीएलआई कैसे काम करता है। हाँ, ये सेकंड दिखा सर? सेकंड आया सर? एनडीएलआई क्यों है, दिख रहा है क्या? नो नो। नो, और ये थर्ड, थर्ड अभी एनडीएलआई दिख रहा कैसे? है, एनडीएलआई कैसे काम करता है। अच्छा, ये दिख रहा है, इसके पहले वाला स्लाइड नहीं दिख रहा है? नहीं अच्छा, एक मिनट सर, ये और इसके आगे वाला ये एनडीएलआई की भूमिका। नहीं सर, अभी चेंज नहीं हुआ। अरे ठीक है, मैं समझ गया क्या दिक्कत है। लैपटॉप अब दिख रहा है सर? हाँ अब दिख रहा है, एनडीएलआई कैसे की भूमिका अब आया, फिर एनडीएलआई क्या है अब दिख रहा है, क्यों है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लैपटॉप में कोई दिक्कत आ रही होगी। आप लोग को फुल स्क्रीन दिख रहा है ना सर? हाँ सर, पूरी स्क्रीन दिख रही है। अच्छा, मेरे लैपटॉप में फुल स्क्रीन नहीं है, मैं ऐसे ही इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एनडीएलआई क्या है, ये हो चुका है। एनडीएलआई क्यों है उस पर हम आए हुए थे। एनडीएलआई क्यों है, तो इसलिए है ताकि शिक्षा और ज्ञान सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो सके। यह एक ऐसा एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों सभी को
एक ही जगह उससे संबंधित उनकी जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। भाषाई विविधता की जो समस्या है उसको दूर करती है, क्योंकि लगभग 423 भाषाओं में इसमें सामग्री उपलब्ध है। यह रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि एडीपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी रीजनल लैंग्वेज को महत्व दिया जा रहा है, इसमें रीजनल लैंग्वेज में भी आपको ई रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है संस्थानिक संसाधन। एनडीएलआई में पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों का एकत्रीकरण किया गया है और उनके जो भी रिसोर्सेस है उनको एक जगह ला करके सबको उपलब्ध कराने का यह एक बेहतरीन प्रयास है। और इसमें लगभग 497 से अधिक इंस्टीट्यूट आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट 24/7 मुफ्त उपलब्ध है। ये इसका उपयोग एनडीएलआई का हम कभी कहीं भी कर सकते हैं, बस हमको हमारे मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है मेरा। अब प्रश्न आता है एनडीएलआई क्या है, हम समझ गए, क्यों है समझ गए, एनडीएलआई कैसे काम करता है उस पर मैं बताना चाहूँगा। एनडीएलआई विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और प्रकाशकों से ई संसाधन एकत्र करता है। भाई मेरे को 2-3 महाविद्यालयों की भी ई संसाधनों से अपने छात्राओं को परिचय कराना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, उन महाविद्यालयों से एमयू करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ के ग्रंथालय से एमयू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक वैसा ही कार्य वर्चुअली रूप से एनडीएलआई जो है विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों प्रकाशकों की जो ई संसाधन है उसको एकत्र करता है। नेक्स्ट सेकेंड जो है, यह संसाधनों को अपने प्लेटफॉर्म पर संग्रहित करता है। एनडीएलआई इन दोनों कार्यों को करने के बाद एक सर्च इंजन की तरह, जैसे गूगल में हम किसी विषय पर सर्च करते हैं, तो बिल्कुल ही वैसा ही एक सर्च इंजन की तरह यह कार्य करता है और उपयोगकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार उनकी चाही गई सामग्री खोजने में मदद करता है। यह जो इसका चौथा पॉइंट है, संसाधनों को भाषा, विषय, स्तर, प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करता है, फिल्टर करता है। मतलब जैसा हम चाह रहे हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यह हमको फिल्टर करने की भी सुविधा देती है। मेन जो है मैं आप लोग को अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा, मुख्य खेल जो है ना एनडीएलआई का उपयोग करने में, मेन खेल आपका फिल्टर है। और आज की प्रायोगिक जानकारी में मैं इसी के ऊपर फोकस करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उपयोगकर्ता लॉगिन करने के बाद ई पुस्तकें, ई जर्नल्स, ऑडियो, वीडियो, व्याख्यान जैसी सामग्री तक पहुंच सकते हैं। बस आपको एनडीएलआई में अपना लॉगिन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और आप जो 9.8 करोड़ जो ई रिसोर्सेस है उनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। एनडीएलआई की भूमिका एनईपी 2020 में क्या है, ठीक है। एनईपी को फोकस में रख करके यह मेरा पीपीटी बनाया गया है और एनडीएल के ऊपर जो हमको हायर एजुकेशन से पत्र प्राप्त हुआ था उनका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि एनईपी को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अगर कोई रिसोर्स मटेरियल आपके महाविद्यालय ग्रंथालय में नहीं है तो उसका समाधान आप एनडीएल के माध्यम से करें। तो एनडीएल जो है एनईपी में क्या भूमिका अदा कर सकता है, तो विद्यार्थियों और शिक्षकों की डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक समान अवसर और निःशुल्क पहुंच उपलब्ध कराता है। एनईपी का भी यही उद्देश्य है, नॉलेज डेमोक्रेटाइजेशन, नॉलेज सबको आसानी से समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध हो। दूसरा, बहुभाषी अध्ययन सामग्री के माध्यम से मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को सशक्त बनाना। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मान लीजिए कोई आप एक रिसर्च पेपर पढ़े हैं, ठीक है, और आपको वह रिसर्च पेपर बहुत अच्छा लग रहा है, आपको उसमें बहुत कुछ नयापन मिल रहा है। आप वही चीज़ जो आपका जो भी सहयोगी है या साथी है या दोस्त है, उसको आपने तो रिसर्च पेपर पढ़ लिया इंग्लिश में, बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का हाई जर्नल पढ़ लिया, अब उसी आपका जो सहयोगी है या साथी है वो इंग्लिश में मास्टर नहीं है। अगर आप पढ़ने के बाद जो नया चीज़ आपको मिला है, आप उसको उसकी भाषा भी हिंदी में बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ पाएगा। तो ठीक उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए बहुभाषी अध्ययन सामग्री भी जो है एनडीएलआई हमको उपलब्ध कराती है। किसी विषय विशेष पर अगर क्षेत्रीय भाषा में भी वह सामग्री उपलब्ध है तो उसको भी अपने कलेक्शन में एकत्रित कर सभी के लिए उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तीसरा, स्कूली स्तर से लेकर उच्च शिक्षा और शोध कार्य तक एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
एनडीएलआई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए है, यह स्कूल लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन इवन रिसर्च वेटेड जहाँ तक आपको एजुकेशन लेना है, हर स्तर पर एनडीएलआई जो है एक बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म के रूप में एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की भूमिका अदा करता है। चौथा, शोधकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सामग्री तक पहुंच देकर नवाचार और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देता है। नवाचार और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में एनडीएलआई से अधिक बेहतर और अधिक बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने वाली मेरे को तो अभी कोई वेबसाइट नहीं मिला है। तो यह एनडीएलआई अपनी जो है भूमिका अनुसंधान और नवाचार में बेहतर तरीके से देते आ रही है। और पांचवा है आपका आजीवन शिक्षा। आप ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिए, उसके बावजूद आपकी पढ़ने की इच्छा है, आप महाविद्यालय नहीं आ पा रहे, आप अपने आसपास के ग्रंथालय नहीं जा रहे, तो आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़िए, यहाँ ज्ञान का भंडार है। ठीक है, तो यह लाइफ लॉन्ग लर्निंग आजीवन शिक्षा के लिए भी एक बेहतर संसाधन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। छठवां है डिजिटल संसाधन के माध्यम से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। इस 6 पॉइंट पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। मित्रों, क्या है ये जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, एक्चुअल में मैंने एनईपी के जो है 2-3 लेक्चर ऑनलाइन अटेंड किए। हमारे महाविद्यालय में भी एनईपी के ऊपर लेक्चर हुआ, एक्सपर्ट भी आए। तो एनईपी में मुझको यह शब्द जो है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी, कहीं मेरे को सुनने को नहीं मिला। और जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था एनडीएलआई के ऊपर, तब मुझे यह ज्ञान आधारित नॉलेज इकोनॉमी की जो यह वाक्य है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, एक लाइब्रेरियन की जो आत्मा मेरे अंदर है, वो इस चीज़ से आप सभी स्टूडेंट स्टाफ को अवगत कराने के लिए मुझको सोने नहीं दी। और इस एनडीएलआई के ऊपर मैंने एक बुक लिखा है, और यह प्रेजेंटेशन और ये जो वेबिनार है, उसके सारे कार्यों के पीछे मेरा प्रेरणा स्रोत यही है। यह एक वाक्य जो है मुझको परेशान करके रख दिया था कि मैं इससे आप सभी को अवगत कराऊँ। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी। एक्चुअल में नॉलेज इकोनॉमी क्या है अगर बोला जाए तो मैं ज़्यादा, मेरे और भी पीपीटी है आगे में करूँगा, लेकिन इसको मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, तो वो उसका मेन आधार क्या है। जैसे हमारे यहाँ एक दो लेक्चर मैंने अटेंड किया एनईपी के ऊपर, तो उसमें ये बोला गया कि एनईपी जो है आपको बहुत से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने की सुविधा दे रहा है। आप एक सब्जेक्ट के अंदर फाउंडेशन नहीं रह पाएंगे, आप माइक्रोबायोलॉजी है तो आप सोशोलॉजी भी पढ़ेंगे, कॉमर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा यह प्रश्न है, क्या हम कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाते थे तब कब हम, क्या हम बायो मैथ्स रीजनिंग ये सब नहीं पढ़ते थे। मैथ क्या है, हमको मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटी यह प्रोवाइड करता है, और मल्टी डायमेंशनल अपॉर्चुनिटी जब हमारे पास आती है तो मल्टी डायमेंशनल सोच विकसित होता है। और मल्टी डायमेंशनल सोच विकसित होने के लिए हमको जो है उससे संबंधित ई रिसोर्सेज चाहिए, और वो ई रिसोर्सेज लेकर के हम कुछ नया करें, कुछ नया अनुसंधान करें। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में पीपीटी में एक स्लाइड दिखाऊंगा जो इस चीज़ को, नॉलेज इकोनॉमी को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। मैं आगे चलता हूँ। मेरा उद्देश्य बस ये है कि मैं अपनी पीपीटी के माध्यम से इस नॉलेज इकोनॉमी की ओर फोकस करते हुए अपना पीपीटी प्रस्तुत करूँ। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुरूप डिजिटल इक्विटी और समावेशिता को सुनिश्चित करना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका मुख्य जो लक्ष्य है डिजिटल इक्विटी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट सक्षम है पारिवारिक रूप से, वो मेट्रो सिटी चला गया, बड़े अच्छे से बड़े किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, तो उसको जो रिसोर्सेज मटेरियल मिल रहा है, एक समान, एक गरीब, एक मनरेगा में काम करने वाला जो व्यक्ति है उसका बच्चा अगर हमारे गांव के किसी महाविद्यालय में प्रवेश किया है तो उसको ना मिल सके, ऐसा नहीं। उस बैरियर को तोड़ने के लिए ही एनडीएलआई इकाई की स्थापना की गई है। मतलब जो भी रिसोर्स, मल्टी रिसोर्स मटेरियल है वो सबके लिए उपलब्ध है।
चाहे उसकी पारिवारिक स्थिति जैसे भी हो, चाहे किसी भी संस्था में एडमिशन ले लिया हो, सबके लिए रिसोर्सेस आसानी से समान रूप से उपलब्ध हो। अब डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यह स्लाइड में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वास्तव में डिजिटल लाइब्रेरी और जो हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है उसमें मुख्य अंतर क्या होता है। अभी जैसे हमारा महाविद्यालय है, हमारे महाविद्यालय में कोई मतलब अभी हम ई लाइब्रेरी स्थापित नहीं कर पाए, तो हमारा लाइब्रेरी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहलाएगा। तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी में मुख्य अंतर क्या है। इस ट्रेडिशनल लाइब्रेरी मतलब पारंपरिक पुस्तकालय जो है, यहाँ संसाधन केवल भौतिक रूप में पुस्तक और पत्रिका के रूप में उपलब्ध होते हैं। मतलब आप इस महाविद्यालय में पुस्तक पत्रिका को स्वयं जा करके अपने हाथों से स्टडी करेंगे। जबकि डिजिटल पुस्तकालय में क्या है, संसाधन ई पुस्तक, ई जर्नल, वीडियो, ऑडियो आदि के रूप में उपलब्ध होता है, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, जो पारंपरिक पुस्तकालय है उसमें उपयोग समय और स्थान पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि डिजिटल पुस्तकालय जो है 24/7 उपलब्ध होता है सभी के लिए। पारंपरिक पुस्तकालय में खोज के लिए आपको मैन्युअली कैटलॉग या कार्ड सिस्टम का उपयोग करना पड़ता है, जबकि डिजिटल पुस्तकालय में खोज के लिए सर्च इंजन और फिल्टरिंग का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि NDLI में हम अभी करेंगे। चौथा है सामग्री तक पहुंच सीमित उपयोगकर्ता तक होता है। जैसे हमारे महाविद्यालय में हमारे ग्रंथालय का उपयोग हमारे महाविद्यालय के छात्राएं ही कर सकते हैं, स्टूडेंट जो भी है ना। जबकि डिजिटल पुस्तकालय में सामग्री तक पहुंच असीमित उपयोगकर्ताओं तक होता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। पांचवा, अधिक भौतिक स्थान और रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। भौतिक स्थान और रखरखाव बोले तो एम्प्लॉयमेंट कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उसको मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सारी जो है व्यवस्था आपका डिजिटल पुस्तकालय में केवल सर्वर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है, और जो एक पारंपरिक पुस्तकालय से सेवा मिलती है वह आपको डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से भी मिल जाती है। NDLI का शिक्षा और शोध पर प्रभाव। अब ठीक है, हम NDLI क्या है, कैसा है, क्या है समझ गए, है ना। NDLI का शिक्षा और शोध पर क्या प्रभाव है। हम जा तो उसी तरफ रहे हैं, LEP का उद्देश्य भी वही है, शोध की ओर जाना है। तो NDLI जो है शोध पे अपना क्या भूमिका निभाता है, तो विद्यार्थियों को निःशुल्क और व्यापक डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराकर सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, जब हम सीखेंगे तभी हम कुछ नया सोच पाएंगे, और जब हम कुछ नया सोच पाएंगे तभी हम कुछ नया कर सकते हैं। दूसरा, बहुभाषी सामग्री प्रदान करके शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ करना। जो मटेरियल हमको, जैसे मान लीजिए मेरा हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं, हिंदी मीडियम है, मैं जो खोज रहा हूँ अगर वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो मैं हिंदी प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं हिंदी ही मेरा बैकग्राउंड है, तो हिंदी में मैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ। तो यह सुविधा भी जो है NDLI से हमको मिलती है। तीसरा, शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो। भाई एक शिक्षक जो है गुणवत्तापूर्ण इस संसाधन को एक्सेस करेगा, उसको रीड करेगा, उसमें उससे कुछ नयापन वो एक्सेस करेगा, तभी तो वह स्टूडेंट को दे पाएगा। तो वह सुविधा भी हमको NDLI के माध्यम से मिलता है। शोधार्थियों को थीसिस, शोध पत्र, डेटाबेस जैसी सामग्री तक पहुंच देकर शोध कार्य को समृद्ध बनाता है। मतलब शोध, अगर हम शोध करना चाहते हैं, रिसर्च की दिशा में अगर सोचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो NDLI अपनी भूमिका यहाँ पे बेहतर तरीके से निभाती है। अंतर विषयक अध्ययन और नवाचार को बढ़ावा देकर नई खोजों की संभावना को बढ़ाना। नया कुछ करना है, नयापन लाना है, तो आपको NDLI से नया सीखना पड़ेगा, और नया सीखने के लिए NDLI में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। वैश्विक स्तर के संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर भारतीय शिक्षा और शोध को अंतरराष्ट्रीय स्तर से जोड़ना। मतलब ये नहीं कि हमारे इंडिया में अगर कोई शोध कार्य हो रहा है तो उसकी तो जानकारी हमको, या किस स्तर की हो रही है, यहाँ शोध पत्र पढ़ कर तो हम उससे अवगत हो ही जाएंगे। विश्व स्तर पर जैसे अन्य देशों में अगर कोई शोध कार्य हुआ है, उनका शोध पत्र कैसा होता है, वो किस टाइप से रिसर्च करते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी रिसर्च पेपर आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं, जो दूसरे देश की यूनिवर्सिटी से, दूसरे देश के इंस्टीट्यूट की जो रिसर्च पेपर है, वो जब हम एक्सेस करेंगे, यहाँ से उसको रीड करेंगे, तभी ना हम उन चीज़ों से अवगत हो पाएंगे। तो वह सुविधा भी आपको NDLI के माध्यम से मिलता है। सातवां है, शिक्षा और शोध दोनों में ज्ञान आधारित समाज और नॉलेज इकोनॉमी को
मजबूत करता है। मतलब सोसाइटी को नॉलेज सोसाइटी और देश की इकोनॉमी को नॉलेज इकोनॉमी बनाना है तो एनडीएलआई एक बेहतर संसाधन के रूप में हमारे सामने उपलब्ध होता है। एनडीएलआई में पंजीयन की प्रक्रिया, अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल या प्रायोगिक जानकारी की प्रक्रिया शुरू होती है। एनडीएलआई में हम उपयोग करना है, ठीक है, हम समझ गए क्या है, कैसे है ना, क्या मिलता है, क्या इसकी भूमिका है, क्या यह हमको प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न आता है कि हम उसको ले कैसे, ठीक है। तो अब हम आते हैं उस स्टेप पर कि हम उसको एक्सेस कैसे करें। तो यह मैं 7 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इसको आगे स्लाइड में मैं बताऊँगा। पहले एक बार हम 7 पॉइंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट में जाना है, ब्राउज़र में एनडीएलआई का यह जो लिंक है इसको आपको खोलना है, इस वेबसाइट पर जाना है एनडीएलआई के वेबसाइट पर जाकर के आपको राइट साइड पे रजिस्टर करना है। पंजीयन के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। 9.8 करोड़ ई रिसोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी बेस्ड ई रिसोर्सेज, ठीक है। क्या चाहिए उसके लिए? आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मेरे को नहीं लगता कि कोई ये दोनों चीज़ें नहीं रखता होगा या नहीं दे सकता है। इस चौथा है आवश्यक व्यक्तिगत विवरण, आपकी जानकारी चाहिए, बता दीजिए आपका जो भी नाम है, जन्मदिन, संस्था जो भी है। पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। पंजीकृत ईमेल पर आपको खुद को एक्टिव करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है आपका, जब आप एनडीएलआई लॉगिन करेंगे, जब आप पंजीकृत हो जाते हैं, आप अपना ईमेल आईडी अपना आईडी पासवर्ड बना लेते हैं इसमें, तो आप जो है एनडीएलआई को एक्सेस कर सकते हैं। और एनडीएलआई से आपको क्या मिलेगा? ई पुस्तकें, लेख, जर्नल, संसाधन। नेक्स्ट करते हैं। अब जो मैंने 7 स्टेप बताया था उसी को अब हम जो है प्रायोगिक तौर पर देख रहे हैं। सबसे पहले हम गए एनडीएलआई की वेबसाइट पर, और ये देखिए आप, ये वेबसाइट खुलने पर आपको यहाँ पे राइट साइड में एरो से मैंने दिखाया हुआ है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यह पेज ओपन होता है। लॉगिन, अब देखिए अगर हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो हमको तो इसमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ना। अगर हो गया है तो बात अलग है, अगर नहीं हुए हैं तो हम फर्स्ट टाइम अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आप जैसे ही लॉगिन करते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है। आप रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो पहले तो आप अपने को रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, जो कि एरो में मैंने यहाँ प्रदर्शित किया हुआ है। जैसे ही आप रजिस्टर में करते हैं यह पेज ओपन होता है। यहाँ देखिए अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ये एक फॉर्म है जिसमें आपकी डिटेल पूछी गई है और यहीं पर आपको पासवर्ड बनाना पड़ता है एनडीएलआई के लिए। याद रखिए आपको जब अपना ईमेल खोलना है तो उसका पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है वो रहेगा, लेकिन जब एनडीएलआई में आप अपने को रजिस्टर करते हैं तो आपका ईमेल वही रहेगा। एनडीएलआई के लिए आपको अपना नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब ये सारी जानकारी हम भर करके साइन अप करते हैं। जैसे ही हम साइन अप करते हैं तो स्वयं को एक्टिव करें। जैसे ही हम साइन अप करते हैं हम रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन हमको अपने आप को एक्टिव भी करना है। तो हमको एक्टिव करने के लिए एनडीएलआई से हमको एक मेल प्राप्त होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना मेल दिखा रहा हूँ आपको। ये जैसे मेरे को एनडीएलआई में जब मैं रजिस्टर्ड हुआ तो मुझे यह मेल प्राप्त हुआ है। ऐसे ही आपको भी मेल प्राप्त होगा। अब मेल में आपको जहाँ मेल हुआ है उसमें आप देखिए, मैं एरो से उसको शो कर रहा हूँ, क्लिक हियर करिए। जैसे ही आप क्लिक हियर को करते हैं आपका ईमेल आईडी एक्टिव हो जाता है। तो 2 चीज़ करना है एनडीएलआई यूज़ करने के लिए, पहले अपने आप को अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी जानकारी को रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको अपना ईमेल एक्टिव करना है। ईमेल एक्टिव करने के लिए आपको एनडीएलआई से मेल आएगा, उस मेल में आपको यह क्लिक हियर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। क्लिक हियर को जैसे क्लिक करते हैं आप एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो हम रजिस्टर्ड हो गए, हम एनडीएलआई के मेंबर बन गए। अब हमको एनडीएलआई उपयोग करना है। एनडीएलआई में उपलब्ध सभी ई पुस्तकें, जर्नल, वीडियो, रिसर्च पेपर और अन्य संसाधनों का निःशुल्क उपयोग यह करने के लिए अब हम सक्षम हो जाते हैं। और यह जो आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन दिख रहा होगा अगर पीपीटी में, यह एनडीएलआई का होम पेज है। और यहाँ जो भी दिखाया जा रहा है ये सब सारे ई रिसोर्सेस है जिसको हम इसमें एंटर होकर के एक्सेस करेंगे। अब हम एनडीएलआई जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक वर्चुअल लाइब्रेरी है, उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो प्रवेश करने से पहले क्या है, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, कहीं भी आप प्रवेश करेंगे ना, मेरे को बाद में देना, बाद में देना।
कहीं भी आप किसी बड़ी संस्था में आप प्रवेश करते हैं तो कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, तो टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग वेबसाइट से पढ़ लेंगे। लेकिन मैं जो है इसको उपयोग करने से पहले कुछ दो चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें हैं, वो मैं बताना चाहूँगा, फिर हम इसको प्रैक्टिकल उपयोग करेंगे। तो क्या है, जब हम यहाँ ई रिसोर्सेस एक्सेस करते हैं तो ऐसा जैसे जो भी ई रिसोर्स हमको मिल रहा है वहाँ पे अगर यह सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये लॉग ओपन वाला, यह ओपन एक्सेस कहलाता है। यह क्या होता है, इस श्रेणी में आने वाले संसाधन, मतलब जो ई रिसोर्सेस हमको दिखेगा और उसके सामने अगर यह सिंबल है, मतलब यह वह ओपन एक्सेस है। इस श्रेणी में आने वाले संसाधन सबके लिए उपलब्ध है, किसी को लागू या विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसका फायदा ये है कि शिक्षार्थी, शोधार्थी सभी जो है इसमें से इस सिंबल के साथ जो रिसोर्सेज मिल रहा है उसको पूरा इस फुल टेक्स्ट के रूप में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी की किताबें, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शोध पत्र, मतलब एनडीएलआई में एनसीईआरटी की सारी किताबें आपको उपलब्ध होंगी और वो सारे शोध पत्र आपको उपलब्ध होंगे जो कि ओपन एक्सेस में एनडीएल के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध होगा। दूसरा, यह सिंबल इमेज आपको दिख रहा होगा एनडीएलआई, एनडीएल उपयोग करता, ठीक है। यह क्या होता है, यह सामग्री केवल एनडीएलआई पोर्टल पर पंजीकृत रजिस्टर्ड उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध होती है। पूरा टेक्स्ट सीधे मूल स्रोत से नहीं बल्कि एनडीएल के माध्यम से पढ़ने को मिलता है, ठीक है। मतलब हम रजिस्टर्ड हैं तब हम इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। इसका फायदा क्या है, उपयोग करते एनडीएलआई पर लॉगिन करके इस सामग्री तक पहुंच सकता है जो सामान्य जनता के लिए उपलब्ध नहीं है ना। अगर करना है तो एनडीएलआई से आप रजिस्टर्ड हो जाइए। उदाहरण इसका है साउथ एशिया आर्काइव के सारे दस्तावेज। नेक्स्ट, यह जो इमेज आपको दिख रहा है यह सीमित एक्सेस को प्रदर्शित करता है, लिमिट एक्सेस को। यह क्या होता है, इसमें केवल कुछ हिस्सा जैसे अब्स्ट्रैक्ट, आंशिक अध्याय दिखता है। पूरे टेक्स्ट तक पहुंचने के लिए स्रोत, संस्था या प्रकाशक से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। फायदा क्या है, इसमें पाठक को सामग्री या प्रारंभिक अवलोकन मिल जाता है। यदि आवश्यक हो तो संस्था से अधिकृत एक्सेस प्राप्त किया जा सकता है, जैसे IISER भोपाल की विशेष सामग्री। मतलब जैसे ये जो है अपना मैटर जो है ओपन एक्सेस में नहीं रखा है, लेकिन हमको इसका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ने को मिल जा रहा है, तो भी हम अब्स्ट्रैक्ट या सारांश पढ़कर भी हमें एक ओवरव्यू दिमाग में बैठ जाता है कि वास्तव में इसमें है क्या चीज़, बताया क्या जा रहा है। नेक्स्ट आपका इमेज है सब्सक्राइब। यह क्या होता है, इसका इमेज ऐसा होता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं मेरा कर्सर में फोकस करेंगे। क्या है ये, यह सामग्री केवल उन संस्थानों को उपलब्ध होती है जिन्होंने संबंधित स्रोत, जैसे कि जो भी प्रकाशक है, को सब्सक्राइब किया हो। व्यक्तिगत यूजर सीधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसका फायदा क्या है, यदि आपका संस्थान जैसे कि विश्वविद्यालय या विद्यालय एनडीएल के माध्यम से किसी प्रकाशक की सदस्यता रखता है, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप वहां से पूरा टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण आपका स्प्रिंगर्स ई बुक्स। नेक्स्ट है प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। अगर कोई ई रिसोर्सेज मिल रहा है और यहाँ ये जैसा ऐसा ताला लगा हुआ दिख रहा है, तो वो आपको आसानी से एक्सेस नहीं होगा। ये एक्चुअल में है क्या, इसमें पहुँच सबसे अधिक नियंत्रित होती है। यहाँ पूरा टेक्स्ट देखने के लिए स्रोत प्राधिकरण, मतलब जो उसका अथॉरिटी है, सोर्स अथॉरिटी से अनुमति अलग से आपको लॉगिन, अलग से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, अलग से वहाँ उसको लॉगिन करना पड़ेगा। फायदा क्या है, केवल अधिकृत जो अथॉराइज शोध करता है, जिन्होंने इसकी अनुमति ली हुई है, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, अध्यापक या छात्र ही इस सामग्री को देख सकते हैं। इसमें आपका जैसे कौन सा मैटर आ रहा है, तो IIT जोधपुर की विशेष सामग्री जो इसके अंदर आती है, ठीक। तो ये कुछ इमेज थे जिसको बताना मेरे लिए ज़रूरी था। अब हम आते हैं एनडीएलआई को उपयोग कैसे करें। तो हम पंजीकृत हो चुके हैं, हमारा जानकारी रजिस्टर्ड हो चुका है, हम अपना आईडी पासवर्ड बना चुके हैं। अब हम एनडीएलआई के मेन पेज पर आते हैं और यहाँ से फिर से लॉगिन करते हैं। चूँकि हम पंजीकृत हो गए तो हमको यहाँ पे दोबारा रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करते हैं, या एनडीएलआई का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए मैं एरो से दिखा रहा हूँ और देखिएगा हर स्लाइड में यहाँ मेरा नाम दिखेगा अजय कुमार। मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं कि कहीं से भी इमेज लेकर के डाउनलोड करके उसको कर दिया, मैंने इसको ऑनलाइन किया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने ये पीपीटी बनाया। मतलब ये सारी चीज़ें ओपन हो रही है। ये यहाँ पे आप देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये मेरा
मेरे आईडी के थ्रू यह ओपन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ओपन होगा, यहाँ आपका नाम दिखाएगा और नाम दिखाने के बगल में ये देखिए स्विच रिफ्रेश, ठीक है। तो मैं यहाँ लॉगिन हो चुका हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे नाम दिख रहा है। जैसे ही मैं लॉगिन हो गया, मुझको यहाँ पे जाना है स्विच प्रेफरेंस में। जैसे ही मैं स्विच प्रेफरेंस में क्लिक करता हूँ, यह पेज ओपन होगा। कई बार ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है ना, अगर आप लॉगिन है, आपका नाम दिखा रहा है और ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सीधा अपने मुख्य मुद्दे पे कि NDLI से ई रिसोर्स उपयोग कैसे करें, है ना। तो पहली बात तो यह है कि हम है कौन, हम हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या स्टाफ हैं, है ना। तो मैं जो है स्कूल वाला पोर्शन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मैं सीधा हायर एजुकेशन में आता हूँ। या हायर एजुकेशन के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं उसको क्लिक करता हूँ यह पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए सर्च का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ जिस भी मैटर पे आपको सर्च करना है, जिस टॉपिक पे आपको सर्च करना है उसको आप इंटर करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे, मुझको बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर स्टडी करना है, एक नया टाइप का विषय है बायोटेक्नोलॉजी, मुझको उसका स्टडी करना है। तो मैं यहाँ पे बायो बस टाइप किया हूँ, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी है वो हमको दिख जाता है। अब इसमें अगर हम जो 4 है अगर वो दिख रहा है तो उसको आप सेलेक्ट कर लो, नहीं है तो यहाँ पे टाइप कीजिए। मैं जैसे इसको बायो बस टाइप किया हूँ और ये दिख रहा है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बस, मतलब आप लोग को बताने के लिए मैं इसको चूज किया, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए उसको बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। जैसे मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, आप देखिए ये जो पहला एरो है, यहाँ पे हमको कितने सारे रिसोर्स मटेरियल मिल गए, 1,06,038। अब इतना मटेरियल पढ़ते पढ़ते तो मैं बुढ़ा हो जाऊँ, है ना। तो मुझको पर्टिकुलर किसी टॉपिक विशेष पर चाहिए, तो ये देखिए आपको 1,06,38 ई रिसोर्स मटेरियल मिले हैं। उतना आपको किस टॉपिक पर मिल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम इसमें से हमारे लिए उपयोगी क्या है। 1,06,000 1,06,038 जो रिसोर्सेस है, ठीक है। लेकिन मुझको इसमें से वो चाहिए जो मेरी ज़रूरत के हैं, तो उसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये हमने यहाँ ऊपर में अपना टॉपिक टाइप किया, उस पर हमको इतने सारे ई रिसोर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ देखिए मैंने सर्कल से कुछ आपको दिखाने की कोशिश किया। जैसे ये पहला सर्कल, यहाँ यह जो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आपको ये दिख रहा है, इसमें देखिए कैसा मैटर है, ये आपको वर्ड के रूप में मिल रहा है, इंग्लिश में है, अंडर ग्रेजुएट का है। और यहाँ पे देखिए ये लॉक ओपन दिख रहा होगा इमेज, है ना, इसका मतलब ये ओपन एक्सेस में है, आपको फुल टेक्स्ट पूरा मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे नीचे देखिए, ये नीचे में देखिए ये कौन सा रिसोर्स मटेरियल कैसा है, ये इंग्लिश में है, अंडर ग्रेजुएट के लिए है, वर्ड वीडियो है, और यहाँ पे आपको ये ओपन लॉक का ओपन दिख रहा है, मतलब ये आपको पूरा मिल जाएगा। तो अभी इसके पिछले स्लाइड में जो मैं अलग अलग इमेज बता रहा था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर आपको ये रिसोर्स ऐसे मिले तो आपको कंफर्म होना चाहिए ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये हमने सर्च किया, हमको 1,06,38 रिसोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वही रिसोर्स जो है 302 हो गया, ठीक है। अब ये फिल्टर कैसे हो गया, 1,06,38 से हमको 302 पर कैसे आया। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे मैंने एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है फिल्टर, फिर सब्जेक्ट पे मैंने एक फिल्टर दिया हुआ है, फिर एजुकेशन लेवल पे मैंने एक फिल्टर दिया हुआ है, लैंग्वेज पे मैंने फिल्टर दिया हुआ है, और कंटेंट टाइप में मैंने फिल्टर दिया हुआ है, और वहाँ से मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। यही इसका मेन खेल है NDLI का। अगर आपको NDLI बेहतर उपयोग करना है तो आपको फिल्टर आना चाहिए। और इसको मैं हमारे महाविद्यालय की छात्राएं जुड़ी हुई हैं, तो उनको मैं उनकी भाषा में अगर समझाना चाहूँ, तो आपको कोई डिश बनाने दिया जा रहा है, उस पर आपको नमक, मिर्ची, हल्दी, लहसुन अलग अलग दिया हुआ है, और कोई एक डिश बनाना है, आपको दे दिया गया और आपको बनाना है, तो आप अपने स्वाद अनुसार उसमें डालेंगे ना सारी चीज़ें। नमक आप जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से डालेंगे, है ना, हल्दी जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से डालेंगे, और अपना जो स्वाद है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, जो भी पकवान आप बना रहे हैं उसको तैयार करेंगे। ठीक वही चीज़ ये है फिल्टर, आपको कैसा चाहिए, आप क्या चाहते हैं। और मेरे हिसाब से ये चीज़ हमसे ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता कि हमको क्या चाहिए, हमारी क्या इच्छा है, हम किस रूप में उसको चाहते हैं, है ना? तो
यह फिल्टर की सुविधा जो हमको एनडीएलआई के माध्यम से मिलता है, जब अगर हम इसमें एक बार थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कर ले तो फिर एनडीएलआई से हमको अपना रिसोर्स प्राप्त करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 1,06,38 था, मैंने ये फिल्टर लगाया, वो कहाँ पे आ गया 302। 302 तो मैं पढ़ ही सकता हूँ, और 302 में भी मुझको अगर लगता है कि मैं 302 मेरे लिए ज़्यादा हो गया, तो मैं मुझको 302 में क्या चाहिए, तो मुझको सिर्फ टेक्स्ट से मटेरियल चाहिए, मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, वीडियो नहीं चाहिए, तो मुझे दूसरे लैंग्वेज पे नहीं चाहिए, तो जैसा मुझको चाहिए मैं वैसा फिल्टर कर दूँ। अभी मैंने सिर्फ ये 3-4 फिल्टर किया और यही रिसोर्स हमारा 302 पे आगे देखते हैं। वो फिल्टर मैंने क्या क्या किया था, तो उसी वो स्लाइड को मैं क्रॉप करके यहाँ पे एक साथ दिखा रहा हूँ। पहले मैंने फिल्टर किया ओपन एक्सेस। ये देखिए ओपन एक्सेस, जैसे ही आप एक्सेस रिस्ट्रिक्शन को क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, मैंने ओपन एक्सेस को क्लिक किया। दूसरा मैंने फिल्टर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने क्या चूज किया हुआ है, लाइफ साइंस बायोलॉजी, ठीक है, मैंने लाइफ साइंस बायोलॉजी को चूज किया हुआ है। तीसरा मैंने फिल्टर क्या दिया है, एजुकेशन लेवल, मुझको अंडर ग्रेजुएट का चाहिए तो मैंने अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट नहीं किया है ना, मैं और भी जो इसमें ऑप्शन है वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैं सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल को देखना चाहता हूँ तो मैंने अंडर ग्रेजुएट को चेक किया। फिर मैंने उसमें फिल्टर क्या दिया है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में अगर मुझको यहाँ पे हिंदी नहीं मिला तो इंग्लिश मैंने इसको यहाँ क्लिक किया हुआ। और लास्ट मैंने क्या फिल्टर दिया हुआ है, कंटेंट टाइप। ये कंटेंट टाइप का मैंने फिल्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ फिल्टर मैंने नहीं दिया, जैसे यहाँ पे मैंने आथर का फिल्टर नहीं दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रिसोर्स टाइप का फिल्टर नहीं दिया हुआ, मैंने यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर का टाइप नहीं दिया। अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी कंटेंट किसी प्रोवाइडर का चाहिए तो वो दे दूंगा, किस टाइप का रिसोर्स चाहिए तो वो दे दूंगा, लेकिन मैं अभी 2-3 फिल्टर नहीं दिया है, जो दिया है उसके आधार पे 302 हमारे पास है, ठीक है। वो फिल्टर करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए हमारे पास रिसोर्स जो 302 था वो अब आ गया 12। 12 क्यों आया, क्योंकि ये लास्ट में देखिए मैंने टेक्स्ट को फिल्टर, कंटेंट टाइप में मैंने टेक्स्ट को ट्वेल किया है। याद रखिए मैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर सर्च कर रहा था, इतने सारे फिल्टर दिया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, तो टेक्स्ट में कितने रिसोर्स दिखा रहे हैं, यहाँ 12 दिखा रहा है, तो ये हो गया 12। तो हम 1 लाख से कहाँ पे पहुँच गए, 12। किसके अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अपने इंटरेस्ट और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिल्टर दिया, और टेक्स्ट को मैं जैसे ही टिक कर रहा हूँ यहाँ पे फिल्टर देते हुए, तो टेक्स्ट यहाँ 12 दिखा रहा है। 12 के वजह से मैं फिल्टर देने के बाद फिल्टर करता हूँ, या 12 ही रिसोर्स हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी याद यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, कंटेंट टाइप में मैंने फिल्टर दिया हुआ है, रिसोर्स टाइप में नहीं दिया है ना, ये मैं आगे आपको चाहे तो बताऊंगा। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने सर्च किया है, अलग अलग फिल्टर दिया है, मैंने रिसोर्स टाइप पे फिल्टर नहीं किया है, कंटेंट टाइप में फिल्टर किया है, कंटेंट में केवल टेक्स्ट में फिल्टर किया है, और ये हमको हमारे पास में उस टॉपिक पे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ये सक्सेस मटेरियल हमारे सामने आ जाता है। ये पहला लिंक मैं ओपन करना चाहता हूँ, मैं पहले लिंक पे क्लिक किया। पहले लिंक पे क्लिक करने पे जिस भी टॉपिक पे हमने उसको पहला लिंक लिखा हुआ था उसकी सारी डिटेल इधर आ जाएगी साइड में, और ये आपको दिख रहा है सेकेंड एरो से, ओपन कंटेंट इन न्यू टैब, है ना। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके पास ये रिसोर्स आ जाएगी, जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, व्यू एंड ओपन दिया हुआ है। जब व्यू एंड ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की बुक आ जाती है। अब आप बोलेंगे भैया आप बुक बोल रहे थे, टेक्स्ट बोल रहे थे, और इधर क्वेश्चन पेपर निकल गए, है ना। तो हमारी जो गांव की बच्चियां हैं ज़्यादातर, है ना, आजकल की युवा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भाई गेट टार, ये भाई गेट टार वाला जमाना गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपनी सर्चिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप आगे जो है सर्वाइव कर पाएंगे। तो देखिए हम बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ना चाह रहे थे, बुक पढ़ना चाह रहे थे, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, लेकिन हमको निकल के आ गया क्वेश्चन पेपर, ये हमारा रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। आगे चलते हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन पेपर क्यों निकला, तो अब हम आते हैं, देखिए हम कंटेंट टाइप में टेक्स्ट सेलेक्ट किए थे, लेकिन हम रिसोर्स टाइप को सेलेक्ट नहीं किए, रिसोर्स टाइप को हमने ना देखा नहीं था, नहीं हमने सेलेक्ट किया था। एक्चुअल में क्या है, जो कंटेंट टाइप 12 जो मिल रहा है उसका वो किस टाइप का रिसोर्स है, तो आप रिसोर्स टाइप में, ये देखिए यहाँ पे 11 आपका क्वेश्चन पेपर है और एक वेब कोर्स है,
तो भाई जब आपने जो 12 सेलेक्ट किया हुआ है उस 12 में 11 क्वेश्चन पेपर है, एक वेब कोर्स है, तो आपको बुक कहाँ से मिलेगा? तो यही मेन खेल है इसका NDLI का। अगर आपको NDLI यूज़ करना है तो आपको फिल्टर आना चाहिए। तो अब ये रिसोर्स मटेरियल में हमको तो बुक यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो अब हम क्या करें? तो हम अपना दायरा बढ़ाएंगे। लाइक जैसे लाइफ साइंस को सेलेक्ट किया था, तो अब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का भी इसमें सब्जेक्ट है, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले लाइफ साइंस था, अब मैं यहाँ पे प्लांट बॉटनी सब्जेक्ट में प्लांट बॉटनी को भी फिल्टर कर दिया। और जैसे मैं प्लांट बॉटनी को फिल्टर करता हूँ, मेरा मीटर जो है 182 हो गया या 162 हो गया। मेरे को थोड़ा देखने में दिक्कत जा रही है, आप लोग देख लीजिएगा फुल स्क्रीन में। मेरे में फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये शायद 162 ही रिसोर्सेस है। वो कैसे हुआ? जैसे ही हमने इसमें प्लांट बॉटनी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जो पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट था वो तो है ही है, अब एक सब्जेक्ट हमने बढ़ा दिया उससे रिलेटेड, तो ये रिसोर्सेस इतना बढ़ गया आपका। फिर जैसे ही हम उसको बढ़ाते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे रिसोर्स टाइप में, पहले रिसोर्स टाइप में हमने देखा तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन हमारे पास आ रहा था, एक क्वेश्चन पेपर था और एक आपका था वेब कोर्स था। अब जैसे ही हमने एक सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया रिलेटेड जैसे ही ऐड किया, ये रिसोर्सेज की संख्या बढ़ गई। अब रिसोर्स टाइप में अब आप यहाँ पे देखिए तो क्या क्या दिख रहा है आपको? लैब मैनुअल दिख रहा है, सिमुलेशन दिख रहा है, ये और ये बुक भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब आप यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर बुक का ऑप्शन आ गया और आपको बुक देखना है तो रिसोर्स टाइप में जा करके आपको बुक का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अब हम बुक का ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे ही हम बुक का ऑप्शन चूज करते हैं, इंडिया हमारे पास रिसोर्स मटेरियल कितनी मिल रही है, बढ़ गया। क्यों बढ़ा? यहाँ पे बुक का ऑप्शन टिक नहीं है। बुक का ऑप्शन जैसे टिक करते हैं, 8 रिसोर्स मटेरियल है। बुक का ऑप्शन जैसे हम हटाते हैं, रिसोर्स टाइप में किसी को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये 463 है। तो मैं अब इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ बुक का ऑप्शन को, मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। ये 8 रिसोर्स मटेरियल है, 8 रिसोर्स मटेरियल इस तरफ आपको दिख रहा है। ये मैंने पहला अपना जो लिंक है उस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी सर्च कर रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए कुछ बता रहा हूँ। तो ये पहला लिंक जैसे है, ये वाला बुक मुझको पढ़ना है, मैं इसमें क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ वह बुक का जो डिटेल इधर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा और लेफ्ट साइड में आपका चैप्टर को, क्योंकि मैं पहला चैप्टर यहाँ से देखना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इस चैप्टर को क्लिक करता हूँ, हाँ ये एरो यहाँ पे दिखा रहा है इसका ये जो मैं यहाँ पे पीपीटी में एरो दिखा रहा हूँ, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो जो साइड में उसका डिटेल दिख रहा है ये हट जाता है और कुछ नहीं है ना। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए हट गया, यहाँ चैप्टर दिख रहा है। चैप्टर को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, उस चैप्टर में जो जितने भी पॉइंट है, जैसे ये चैप्टर 1 है, चैप्टर में जितने भी पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, आप देख लीजिएगा, अलग अलग जिसको बोल सकते हैं हेडिंग है, उसमें किस हेडिंग को आपको पढ़ना है, वही चीज़ इधर भी है, वही चीज़ इधर भी दिख है। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए मेरे को ये 1.5 पढ़ना है। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। जैसे इसको क्लिक करता हूँ, ये बुक का फर्स्ट चैप्टर का वह वाला शीर्षक का पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, मुझे 2 ऑप्शन मिलता है, एक है फुल बुक, दूसरा है पेज। अब ये फिर हमारे ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर है, क्या मुझको उस टॉपिक पे वो जो टॉपिक, वो जो चैप्टर है उसकी वो जिसमें है वो पूरी बुक चाहिए क्या, या उस पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर के जिस शीर्षक को मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मुझको बस वही बस चाहिए, है ना। ये हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो मान मैं आपको बताने के लिए, जैसे मेरे को नहीं, मुझको सारी बुक्स चाहिए, जिस जो मैं ओपन हुआ है बुक, और पूरी बुक मुझको चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे फुल बुक को क्लिक करता हूँ, वो बुक आपके डिवाइस में, मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता है। जैसे ही आप इस डाउनलोड को क्लिक करते हैं, देखिए ये आपका बुक ओपन हो गया। कितने 116 पेज का बुक है। ठीक है, इसके 36वें पेज पे मैं गया, ये पूरा ही क्वालिटी बेस्ड बुक है जी। आप जब इनको पढ़ोगे ना, दिमाग की जो बंद नसें हैं वो खुल जाएगी, है ना। चाहे इसमें के रिसोर्स पेपर पढ़िए, बुक पढ़िए, बहुत उपयोगी है। बस आपको थोड़ा सा फिल्टर करना आप सीख जाइए और थोड़ा सा इसमें अपना समय देना शुरू कर दीजिए। ये उसका 34 नंबर का पेज है। नेक्स्ट जो ऑप्शन था फुल बुक के बाद पेज, और जब मैं पेज को क्लिक करता हूँ तो ये जो जिस फर्स्ट चैप्टर के जिस 1.5 में जो शीर्षक है वो 4 पेज में, तो 4 पेज में सामने है वो पढ़ना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। बुक को कैसे खोलते हैं, बुक का चैप्टर कैसे देखते हैं, पूरा बुक कैसे देखते हैं, कुछ पेज कैसे देखते हैं, वो हो गया।
अब दूसरी चीज़, अभी मैं आपको फ़िल्टर बता रहा था, तो यहाँ से आप फ़िल्टर तो दे रहे हैं, लेकिन ये जैसे आप जो भी मैंने यहाँ पे फ़िल्टर दिया हुआ है उससे संबंधित रिसोर्सेज मटेरियल यहाँ आ गया। अब मुझको मैं हर बार तो यहाँ घुस-घुस के नहीं देख पाऊँगा ना क्या फ़िल्टर दिया हुआ है ना? तो उसके लिए बहुत बेहतरीन ये इसमें व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पे देखिए सर्च के जस्ट नीचे में मैंने यहाँ पे जो आप फ़िल्टर दिए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए मैंने ओपन एक्सेस को सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने लाइफ साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैंने प्लांट क्या प्लांट जो भी है उसको सेलेक्ट किया हुआ है, सब्जेक्ट को अंडर ग्रेजुएट लेवल का सेलेक्ट किया हुआ है, और मैंने बुक को सेलेक्ट किया हुआ है। इतने सारे मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं, तब मेरे को ये मिला, जिसकी संख्या लगभग 8। आप फिल्टर को हटाना चाह रहे हो तो आप इस लेफ्ट साइड से जाकर के भी हटा सकते हो। आप यहाँ से जो छोटा छोटा रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे, फिल्टर हट जाएगा। अभी देखिए ये 8 रिसोर्स है ना, इतने सारे मैंने फिल्टर दिया हुआ है, जिसमें पहला फिल्टर क्या है आपका, बुक का। अगर मैं इस बुक के फिल्टर को हटाता हूँ, देखिए मैं उसको क्लिक किया, बुक का फिल्टर हट गया, ये रिसोर्स से हटा गया, 600 से ऊपर हो गया। तो आप यहाँ से फिल्टर हटा भी सकते हैं। फिल्टर लगाने के लिए आपको इधर लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया फिल्टर देना। और ये रिसोर्स टाइप देखिए आपका है वीडियो लेक्चर, यस। अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक कैसे सर्च किए, टेक्स्ट बुक का पूरा बुक कैसे डाउनलोड करना है, टेक्स्ट बुक को किसी पेज को कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं बताया। अब हमको उसी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर देखना है ना, तो मैं यहाँ से बुक का फिल्टर हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझको वीडियो लेक्चर देना है, तो फिर से मैं ये रिसोर्स टाइप पे आया और यहाँ देखिए वीडियो लेक्चर दिया हुआ है। मैं वीडियो लेक्चर पे क्लिक करता हूँ, मतलब टिक किया, उसको सेलेक्ट किया। ये वीडियो लेक्चर कितने हैं, 528 और 4 जो भी है। थोड़ा सा मेरे को देखने में दिक्कत जा रही है, मेरे लैपटॉप का स्क्रीन छोटा, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप लोग थोड़ा सा उसको देख लेंगे ना। ये 549 रिसोर्स है। क्या चीज़ है, हमने बुक को सेलेक्ट किया, बुक सॉरी, हमने वीडियो लेक्चर सेलेक्ट किया, बुक को हमने हटा दिया। तो जब हम वीडियो के लेक्चर को सेलेक्ट किए हैं तो इतना ही रिसोर्स हमको मिला, और सारे वीडियो लेक्चर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। आपको सब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे पहला जो वीडियो है उसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ। ये आपको उस टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप यहाँ से प्ले करके उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ एक और ऑप्शन आपको बेहतर मिलता है, इस ये जो मैं सर्कल में दिया हुआ हूँ, देखिए सिमिलर रिसोर्स। यह इस टॉपिक पे वीडियो हमने ओपन किया हुआ है, उसी टॉपिक पे और कोई सिमिलर वीडियो है क्या, तो जैसे ही आप इस सिमिलर वीडियो को क्लिक करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड सिमिलर वीडियो और भी जो उपलब्ध है वो आपको यही पे एक साथ मिल जाएगा। ठीक, ये एक बेहतरीन चीज़ है। आपको इनका वीडियो पसंद नहीं आया तो किसी दूसरे का, सर इधर दिख रहे हैं, सर का वीडियो देख लीजिए, तो रिलेटेड विषय पर ही आपका वह वीडियो उपलब्ध होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमने क्या देखा, वीडियो सबसे पहले हमने बुक डाउनलोड करना, पेज ओपन करना सीख लिए, उसके बाद आप वीडियो लेक्चर भी सीख लिए। अब मुझको प्रैक्टिकल का भी काम करना है ना। मैं साइंस के स्टूडेंट हूँ, माइक्रोबायोलॉजी भी हूँ या केमिस्ट्री में, उसको प्रैक्टिकल भी पढ़ना है। तो जो भी मेरा टॉपिक है, जो हमने यहाँ फिल्टर दिया हुआ है, उसमें देखिए लैब मैनुअल करके है। मैंने अब वीडियो का फिल्टर हटा दिया, बुक का फिल्टर हटा दिया, मैं लैब मैनुअल कर दिया। लैब मैनुअल करने पर हमको यहाँ पे कितना है, 91 जो भी संख्या देख लीजिएगा, रिसोर्सेस मिल रहे हैं। उसमें से किसी एक रिसोर्स को लैब के बारे में पता ना, तो ये पहला लिंक मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा है आपको थ्योरी करना है, तो प्रोसीजर करना है, सिमुलेशन किसके ऊपर पढ़ना है, मुझको थ्योरी जानना है उस प्रैक्टिकल का। जैसे ही मैं थ्योरी क्लिक करता हूँ, ये थ्योरी आपका आ गया। ठीक है, प्रोसीजर को जानना होगा तो प्रोसीजर क्लिक करना, सिमुलेशन को जानना सिमुलेशन करना। ठीक है, तो ये आपका लैब मैनुअल मतलब प्रैक्टिकल से संबंधित जानकारी भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हायर एजुकेशन के स्टूडेंट के रूप में, स्टाफ के रूप में, अगर मुझको किसी टॉपिक पर बुक, वीडियो या लैब की कोई सामग्री चाहिए तो वो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, हमको पढ़ाई के साथ साथ अपना करियर भी तो ध्यान करना है ना, हमको अपना करियर भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आता हूँ करियर के ऊपर। तो जैसे ही आप ये देखिए ऊपर में नाम के जस्ट बगल में स्विच प्रेफरेंस को क्लिक करेंगे, या पेज फिर से ओपन हो जाएगा। हायर एजुकेशन का मैंने बता दिया, एक स्टूडेंट एक स्टाफ के रूप में आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझको करियर बनाना है तो मैं एक करियर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। जैसे करियर ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ,
करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी इंट्रेंस एग्जाम वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर है सब हमको यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यह पेज ओपन हुआ। इस पर आपको क्या क्या दिख रहा है कि इंट्रेंस एग्जाम यूजी लेवल का, इंट्रेंस एग्जाम पीजी लेवल का, रिसोर्स एसएससी पीएससी का, यूपीएससी का, स्टेट पीएससी का, सारे एग्जाम से संबंधित लेटर यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल मैंने किया हुआ है वो आप फिर से देखेंगे। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, हायर एजुकेशन से संबंधित है ना, ये जी मेन वगैरह का। आप जो रिक्वायरमेंट है आपको क्या करना है, एसएससी की स्टडी करना है यहाँ जाइए, पीएससी स्टेट पीएससी की तैयारी करना है इधर से तैयारी कीजिए, नीट की तैयारी करना है इधर से, जी की तैयारी करना है यहाँ जाइए, नीट यूजीसी हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। अब करियर में यहाँ पे मैं जो इतने सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं इसमें क्वेश्चन पेपर हैं और हो सकता है आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाए, लेकिन मुख्य रूप से मैं यहाँ पे जो चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जैसे ये जी मेन का, यहाँ देखिए ब्रैकेट में साल्ट दिया है, जी एडवांस साल्ट, नीट यूजी साल्ट, मतलब यहाँ क्वेश्चन पेपर के साथ उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है, आंसर भी मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो वो हम कैसे एक्सेस कर सकें भाई, है क्वेश्चन पेपर किसी को भी क्लिक करेंगे वहाँ क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, लेकिन सॉल्व दिया है तो उसका हमको आंसर भी जाना चाहिए, तो जिसमें सॉल्व का ऑप्शन दे रहा है मतलब मान के चलिए उसमें उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। किसी एक पर हम चल के देखते हैं सॉल्यूशन का आप कैसे देखते हैं। तो ये मैं नीट यूजी को सेलेक्ट किया हुआ हूँ, जैसे मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए उसको 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना है, मैंने 2023 सेलेक्ट किया, 2023 को सेलेक्ट करने पर ये एग्ज़ाम हुआ था 7 मई 2023 में, है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने ओपन हो गया। नीट का है तो स्वाभाविक उसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, किसी एक सब्जेक्ट को मुझको देखना है, मुझको फिजिक्स का देखना है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैंने बायोलॉजी चूज़ किया। बायोलॉजी चूज़ करने पे ये हमको ऐसा आ जाता है, क्या है, द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट, मेक श्योर दैट द प्रोवाइडेड यू आर इज करेक्ट। घबराना नहीं है, यहाँ से आप अपने लैपटॉप से इसको रिफ्रेश कर दीजिए, जैसे रिफ्रेश करेंगे ये ओपन हो जाएगा। और मैंने बायोलॉजी सेलेक्ट किया था, तो ये बायोलॉजी का वो जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी तक देखिए आप, ये जैसे मान लीजिए 101 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ सोल्यूशन दिख रहा है क्या, हमें 102 नंबर का क्वेश्चन आ गया, सोल्यूशन दे रहा है भाई, मुझको तो सोल्यूशन से मतलब है ना, तब तो मैं इस ऑप्शन पे गया हूँ। तो मैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर 107 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं 107 को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आगे नीचे दिख रहेगा सोल्यूशन, नहीं दिख रहा, तो हमको तो सोल्यूशन चाहिए ना, तो वो कहाँ है, वो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 107 के नीचे देखिए लिखा है सोल्यूशन। हेलो, हाँ, ये सोल्यूशन आपको दिया हुआ है सर्कल, इसको ढूंढने के पीछे 3 दिन में पागल था। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे देखो आपको सॉल्यूशन दिया है, जैसे मैं इस सॉल्यूशन को क्लिक करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिया है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने करियर बनाने के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहीं पे देखिएगा, ये आज के वेबिनार में जितने स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए एक गिफ्ट है आपको, चलिए ना, यहाँ पे देखिए इंट्रेंस एग्जाम यूजी लेवल, यहाँ जस्ट नीचे में देखिए व्यू मोर है, जैसे इस व्यू मोर को आप क्लिक करते हैं, व्यू मोर को क्लिक करने पे देखिए यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी, ये बेहतरीन चीज़ है जो यहाँ पे है, जो भी यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये बेहतरीन चीज़ है। एक्चुअल में है क्या यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी, जब आप इस पर क्लिक करते हैं ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिड इंडियन हिस्ट्री, ऐसे करके ये लगभग 74 ये रिसोर्सेस आपको वीडियो लेक्चर के रूप में उपलब्ध हैं। अगर आप पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज़रूर आप एक एक दिन करके या समय टाइम टेबल सेट करके इसको ज़रूर कर लीजिए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने एक को क्लिक किया, हिंदी में, हिंदी ऑप्शन भी आपको यहाँ पे बता देते हैं, इंग्लिश में देखना कि हिंदी में, अगर हिंदी में है तो जो भी है मैं हिंदी सेलेक्ट किया हूँ। फिल्टर का खेल है, मैं बार बार आपको फिल्टर बोल रहा हूँ ना, फिल्टर जरूर कीजिए, फिल्टर को भी कैसे फिल्टर करना अपने रिक्वायरमेंट के साथ। मैंने हिंदी चूज़ किया, ये हिंदी में आ गए सारे, ये मैं पहला को ओपन कर रहा हूँ, जैसे ओपन करता हूँ वो वीडियो लेक्चर आ जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ फिर से देखिए आपको ये ऑप्शन मिला सिमिलर रिसोर्सेज, जैसे सिमिलर रिसोर्सेज करेंगे उस टॉपिक पे आपको सिमिलर वीडियो मिल जाएंगे, इसमें यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है,
तो इसको आप जरूर स्टडी कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, सुनिएगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। नेक्स्ट, अब देखिए हमने हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया, करियर डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं थोड़ा और आगे रिसर्च पर जाते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने आप यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये हम कहाँ से करेंगे, है ना। तो आपका करियर डेवलपमेंट के जस्ट बगल में आपका रिसर्च है, इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आपका रिसर्च वाला पोर्शन ओपन हो जाता है। एक मिनट, मेरी मैं कंटिन्यू हूँ ना, हेलो सर मैं कंटिन्यू हूँ ना, थोड़ा सा कम करेगा। हाँ सर आप जी जी कंप्लीट जी, कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। ये हमने रिसर्च का ऑप्शन चूज किया है। ये जो हायर एजुकेशन में स्टूडेंट और स्टाफ सभी के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि एनईपी का फोकस ही उधर ही है। अब आप बच भी सकते हैं। लास्ट ईयर मेरे हिसाब से 1 या 1.5 साल पहले मैंने एनईपी के ऊपर अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था, तो लगभग साल या 1.5 साल पहले मैंने एनलिस्ट के ऊपर पीपीटी प्रेजेंट किया था। उस समय जो मैं अपनी पीपीटी प्रस्तुत करते समय बोला था कि रिसर्च का माहौल बनाना है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, उस करिकुलम ऐसा है कि आपको रिसर्च की ओर ही जाना है, और जब आप रिसर्च की ओर जाएंगे तभी आप नॉलेज इकोनॉमी की ओर जाएंगे। और नॉलेज इकोनॉमी जब तक हमारे देश का नहीं होगा तब तक आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब हम आते हैं रिसर्च के ऊपर। स्लाइड ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ। तो हमने रिसर्च का ऑप्शन सेलेक्ट किया। जैसे ही रिसर्च का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मुझको इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना है। मैं इस हेडिंग को चूज़ कर रहा हूँ, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। जैसे मैं इसको चूज़ करता हूँ, देखिए यहाँ पे कितना लगभग 11 लाख की रिसोर्सेज आपको जर्नल्स के यहाँ पे मिल गए। अब फिर वही बात आती है, मैं इतने सारे तो स्टडी नहीं कर पाऊँगा भैया, है ना। तो क्या है, मेरे को जैसा चाहिए उसके लिए इधर फिल्टर दिया हुआ है। आपको किसी ऑथर का पढ़ना है क्या, आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना है, किस टाइप का रिसोर्स चाहिए, कंटेंट प्रोवाइडर किस कौन से कंटेंट प्रोवाइडर, आप अपने हिसाब से आप फिल्टर दीजिए, ओपन हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ फिल्टर दिया हुआ है। मुझको ओपन एक्सेस पे चाहिए इम्यूनोलॉजी के ऊपर, है ना, इंग्लिश में चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है जनरल मुझको देखना है। फिर मैंने यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उस मैं इधर फिल्टर दिया हुआ हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुझको रिसर्च जर्नल पढ़ना है। मैं यहाँ फिल्टर यहाँ पे आया और ये सब सेट करने के बाद जब मैं सर्च करता हूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है लगभग 60 की रिसोर्सेज, मतलब 60 जर्नल्स यहाँ पे हमारे सामने आ जाते हैं। इसके पहले कितना था, 11 लाख। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च जर्नल पढ़ना है। किसके ऊपर पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी के ऊपर पढ़ना है। तो मैं वैसा सेटिंग जब यहाँ फिल्टर करता हूँ, मेरा जो मटेरियल है 11 लाख से 62 में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से मेरे मान लीजिए मुझको यह जर्नल पढ़ना है, मैंने इसको क्लिक किया, ओपन न्यू टैब करके बता रहा है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे ये जर्नल्स आप साइट ओपन हो जाती है, जर्नल में जर्नल की साइट। अब इस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी है, ये साइट ओपन हो गई और इसमें मुझको आप किसी विषय पर पढ़ना है उस जर्नल में। अगर उस जर्नल में मेरे उस विषय उस टॉपिक के ऊपर होगा तो वह लेख हमारे सामने आ जाएगा। तो मान लीजिए मुझको यहाँ पे पढ़ना है फूड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, मैंने यह रिसर्च जर्नल ओपन किया है, फूड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर पढ़ना है। मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे मैं टाइप करता हूँ फूड माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर जो 11,695 रिसोर्स मटेरियल है यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। और यहाँ देखिए व्यू PDF करके दिया हुआ है। जैसे मैं व्यू PDF पर क्लिक करता हूँ तो वह रिसर्च जर्नल मेरे सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो ऐसे हम यहाँ से अपना रिसर्च जर्नल कर सकते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन में स्टूडेंट स्टार्ट करने पर क्लियर हो गया। करियर के बारे में हमने पढ़ना एक्सेस करना सीख गए। रिसर्च के दिशा में जाने के लिए हम जर्नल्स कैसे ओपन करेंगे वो भी सीख गए। अब हम आते हैं उससे और हाई लेवल। मुझे नहीं पता पेटेंट कैसा होता है, पेटेंट का डिज़ाइन कैसा होता है, पेटेंट का लेख कैसा होता है। तो मुझको पेटेंट के ऊपर जाना है, तो मैं पेटेंट को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही पेटेंट को क्लिक किया
यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ना, ये एग्रीकल्चर के यहाँ छोटा सा, इसको आप क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उसमें से कोई एक ऑप्शन जो आपको चाहिए चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए एग्रीकल्चर, एनिमल, इसको चूज़ किया हुआ है। इसमें लगभग 2000 समथिंग रिसोर्सेस है। उसमें मैं किसी पर्टिकुलर जो है राइटर का को सेलेक्ट किया, ट्विटर दिया, उससे संबंधित जो भी पेटेंट है वो हमारे सामने आ गया। मुझको यह पेटेंट ओपन करना है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओपन कैसे ओपन करते हैं, या पेटेंट से रिलेटेड जानकारी और वो पेटेंट हमारे सामने आ जाता है। ये डिस्क्रिप्शन आपसे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं, ये पेटेंट हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। वो जो पेटेंट है, जिस टॉपिक और जिस राइटर को हमने फिल्टर किया हुआ है, उसका पेटेंट हमको यहाँ पे मिल जाता है। आप इसको डाउनलोड कीजिए, स्टडी कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली पेटेंट किस टाइप से लिखा जाता है, किस टाइप से डिजाइन किया जाता है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा आज के पीपीटी में हमने देखा हायर एजुकेशन, एरिया डेवलपमेंट, रिसर्च और पेटेंट। इसके अलावा भी इसमें दिया हुआ, जैसे स्कूल एजुकेशन का है, जज जुडिशियल रिसोर्स है, कल्चरल है, न्यूज़पेपर है। तो अब ये जो है तो टोटल यहाँ 8 पोर्शन में दिया गया है ना। 8 में से मैंने 4 बता दिया है, 4 आप लोग का होमवर्क। इसको आप लोग खुद देखिए, अगर आपको इस दिशा में जाना है। अगर आपको कोई छोटे भाई स्कूल में है तो उसको आपको उस रिसोर्स मटेरियल देना, तो आप स्कूल एजुकेशन में जाइएगा, उसको देखिएगा, एनसीईआरटी की सारी बुक, सारी मटेरियल आपको मिल जाएगा। फिल्टर लगाना आप सीख गए, उनको उनका मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। अब ये कि देखिए यहाँ पे जुडिशियल रिसोर्सेस है, ये इसके बारे में थोड़ा सा समझ बस लीजिए। एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ जजमेंट है, किसी घटना या कुछ क्राइम है, उसके ऊपर कौन सी धारा लग रही है, ये सब आपको जानना है तो आप जुडिशियल रिसोर्स पर जा सकते हैं। कल्चरल के ऊपर आपको कुछ स्टडी करना है, देखना, आप यहाँ जा सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको पुराना जो भी जिस भी न्यूज़पेपर है उसका 10 साल 15 साल पुराना बैक वॉल्यूम पढ़ना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यह मेरा आज का पीपीटी था एनडीएल के ऊपर, जिसमें मेरा मुख्य फोकस था यह बताना कि हम नॉलेज इकोनॉमी की ओर कैसे बढ़ें। दूसरा, हम ई रिसोर्स कैसे एक्सेस करें। एक स्टूडेंट, एक स्टाफ के तौर पे हम एक स्टूडेंट के तौर पे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो करियर से रिलेटेड ई रिसोर्स हम कैसे एक्सेस करें। आगे हमको पढ़ाई और ज़्यादा आगे डीपली पढ़ना है, हमको रिसर्च करना है, तो रिसर्च लेकर हम कैसे एक्सेस करें। अगर आगे हमको डिस्कवर करना है, कुछ अपना डिजाइन, कुछ पेटेंट कराना है, तो वो किस टाइप का होता है, तो पेटेंट से संबंधित मैटर कैसे एक्सेस करें, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं उसके ऊपर मैंने एक बुक लिखा हुआ है एनडीएल के ऊपर, उसमें मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ लिंक हैं जो मैं आप लोगों के साथ चर्चा करना चाह रहा था। तो 1 घंटे का रहता है, ये गूगल मीट कहीं बंद ना हो जाए। मैं 2-3 लिंक आपको चला कर बताना चाहूँगा, लेकिन मैं इसको कल करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, हो सकता है गूगल मीट बंद हो जाए। तो ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, आप सभी का मैं आभारी हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं जो है अपना पीपीटी का प्रस्तुति समाप्त करता हूँ और यह ऑनलाइन में आदरणीय डॉक्टर मनोज शर्मा सर को सौंपता हूँ। आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास सर। निसंदेह आज का जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पर आपका जो व्याख्यान था, आपका जो प्रेजेंटेशन था, प्रस्तुतिकरण काफी सराहनीय है सर। और मैं समझता हूँ कि आज के इस वेबिनार से जुड़ने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए और इस तीनों संस्थानों के महाविद्यालय के छात्राओं के लिए काफी फ्रूटफुल एंड यूजफुल लेक्चर था सर। इसके लिए आपको कोटिश आभार और धन्यवाद हम सभी की तरफ से सर। और मुझे भी आज कई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में मैं आज तक अभिज्ञ था, उसके बारे में भी मुझे बहुत पता चला सर। यदि हमारे महाविद्यालयीन स्टूडेंट, छात्र छात्राएं जो यह कहते हैं कि सर
रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, हमारे पास किताबों की कमी है, या हमारे महाविद्यालय की लाइब्रेरी में हमारे विषय या सब्जेक्ट से संबंधित पुस्तकों का अभाव है, उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एनडीएलआई एक बहुत ही अच्छा माध्यम और सोर्सेस हो सकता है उनको अपने अध्ययन अध्यापन के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं, रिसर्च जर्नल तक पहुंचने के लिए। न केवल छात्र छात्राएं बल्कि रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े सभी जो प्राध्यापक गण हैं, जो सभी शोधकर्ता हैं, उनके लिए ये एनडीएलआई एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यदि हम एनडीएलआई पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एनडीएलआई में जो उपलब्ध रिसोर्सेज का हम उपयोग करें, तो निसंदेह हम अपने जीवन में भी एकेडमिक क्षेत्र में काफी आगे तक जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज इस वेबिनार में जुड़े सभी प्रतिभागियों से ये अवश्य कहना चाहूंगा कि आज के आपके इस व्याख्यान में यदि किसी की कोई क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो, या कोई मन में अभी भी कोई शंका हो या कोई क्वेश्चन हो, तो 5 मिनट का सेशन उनके प्रश्नों और शंकाओं के समाधान के लिए है। मैं सभी प्रतिभागियों से आग्रह करूंगा कि यदि उनके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो वे पूछ सकते हैं। अभी हमारे साथ श्री अजय कुमार श्रीवास सर लाइव जुड़े हुए हैं इस आभासी पटल पे। आप अपना हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आपका उद्बोधन इतना अच्छा था, इतना सरल संक्षिप्त था कि हमारे प्रतिभागियों की सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो चुका होगा। और यदि उसके इस वेबिनार के समापन के पश्चात यदि कोई जिज्ञासा होगी तो वे साक्षी माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद के ग्रंथालय में आकर के आपसे प्रत्यक्ष संपर्क करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, सभी का स्वागत है। थैंक यू सर। आज 30 अक्टूबर जो हमारा एनडीएलआई पर वेबिनार का जो प्रथम सत्र था, इसके धन्यवाद ज्ञापन और आभार प्रदर्शन के लिए मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं हमारे महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर अरविंद साहू सर, विभाग अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, कि वे आए और आज के इस वेबिनार पर हमारे सभी सम्माननीय जो प्राचार्य महोदय गण हैं, सभी प्राध्यापक गण हैं और मुख्य वक्ता हैं, उन सब के प्रति अपना धन्यवाद और आभार ज्ञापन व्यक्त करेंगे। मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर अरविंद कुमार साहू सर। अरविंद सर, अरविंद सर, माइक ऑन कर लीजिए अरविंद। अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर, ओके सर। हाँ, थैंक यू सर मच सर। गुड आफ्टरनून honorable dignitaries, honorable on the behalf of government Mata Karma Girls College Mahasamund and its entire fraternity, I feel immense pleasure to propose a vote of thanks. First of all, I want to express my sincere gratitude to Dr. Anuswiya Agrawal Ma'am, Delete Principal, Government Swami Atmanand English Medium Model College Mahasamund, for your readily acceptance of proposal of this webinar. और जब से हम ये प्रपोजल हमारे लाइब्रेरियन सर मैम के पास लेके गए थे, तब से ये कार्यक्रम आज कंप्लीट होते तक मैम का हमेशा से सपोर्ट रहा है, उनका गाइडेंस रहा है, उनका मोटिवेशन रहा है, तभी जाकर ये हमारे जो कार्यक्रम का पहला इस तरह से सक्सेस हुआ। I would further extend my hearty thanks to
मिसेस करुणा दुबे मैम, इंचार्ज प्रिंसिपल गवर्नमेंट एमपीपीजी कॉलेज महासमुंद। मैम ने भी मैम के गाइडेंस, सपोर्ट्स और कोलेबरेटिव जो इफर्ट्स है, इसकी वजह से ही हमारे जो 3 कॉलेज हैं, माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज, एमपीपीजी कॉलेज और स्वामी आत्मानंद, तीनों कॉलेजों ने जो एनईपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कोलेबरेटिव एफर्ट्स के साथ, रिसोर्स शेयरिंग के साथ इसको कैसे किया जाए, तो ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हम साथ साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर तीनों कॉलेज इस तरह से रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। आई वुड आल्सो थैंक्स टू अवर प्रिंसिपल डॉक्टर एसबी कुमार सर, जो आज किसी कारणवश हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। उनकी जगह हमारे महाविद्यालय के आज के इंचार्ज प्रिंसिपल श्री ओम प्रकाश पटेल सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ एमपीपीजी कॉलेज के IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मालती तिवारी मैम का भी मैं धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके एफर्ट्स और सपोर्ट की वजह से ही आज का कार्यक्रम सफल हो पाया। साथ ही साथ स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज के IQAC कोऑर्डिनेटर मिस्टर तरुण बांधे सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया, हमारा मदद किया। इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री अजय कुमार श्रीवास सर को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि सर ने आज बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत सरल रूप से ये NDLI का हम कैसे बेहतरीन ढंग से यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे सर्च कर सकते हैं। इवन आज मुझे पहली बार, इतने सालों से यूज़ करते हुए आज पहली बार मुझे वीडियो को कैसे सर्च करते हैं, कैसे फिल्टर करते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी मिला। इसके साथ साथ में जो टेक्निकल टीम है, डॉक्टर अजय कुमार, देवांगन सर और मिस्टर टिकम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से देना चाहूँगा कि सर ने ही ये जो आज का कार्यक्रम वेबिनार था, इसका यूट्यूब के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग करने का हमें सहयोग दिया। इसके लिए सर को धन्यवाद। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे जिले और हमारे जिले से बाहर के भी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और जो विद्वान हैं, उन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखा। इसके साथ साथ जो हमारे तीनों महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आशा करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं उनको कि ऐसे ही आगे के कार्यक्रम में भी भागीदार बनाए। और सबसे अंत में हमारे महाविद्यालय के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टाफ्स हैं, उनको भी अपने दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह से जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं और साथ है हमें देते रहें। और इस कार्यक्रम का सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए मैं डॉक्टर मनोज शर्मा सर को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को बहुत बेहतर ढंग से संचालन किया और ये हमारा जो कार्यक्रम है सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रोफेसर रवींद्र साहू सर। महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के समन्वय के रूप में आपका प्रयास काफी सराहनीय रहा है और यह जो कार्यक्रम भी है, जो IQAC के